हादसा बहुत बड़ा है और इन 120 मौतों, जिनको हत्या भी कहा जा रहा है, का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जब साजिश जैसा शब्द जुड़ता है तो फिर कान खड़े हो जाते हैं, फिर सवाल और बड़े हो जाते हैं कि आखिर इसमें साजिश जैसी बात क्यों कही जा रही है। क्योंकि साजिश तब होती है जब जानबूझकर आप इस तरह के हालात पैदा करें। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। हाथरस में मौत के सत्संग ने 120 से ज़्यादा जिंदगियों को अपनी जद में ले लिया। सवाल यही, इतनी भीषण गर्मी में इतना बड़ा आयोजन, लेकिन इंतजाम के नाम पर क्या था? आखिर आयोजकों ने आंखें क्यों मूंद ली? अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का सिकंदरा माऊ का यही वो मैदान है जहां 2 तारीख की दोपहर लोगों ने मौत का तमाशा देखा था। ब्रज क्षेत्र हाथरस मातम में डूब गया है। किसे पता था मंगल का दिन उनके लिए अमंगल हो जाएगा। बिखरी पड़ी लाशें, हर तरफ मची चीख पुकार और सहमे बच्चे। नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में पहुंची 2.5 लाख से ज्यादा की भीड़ तो भक्ति भाव से अपने गुरुवर का प्रवचन सुनने गई थी। लेकिन चरण रज की चाहत में वो कुछ घट गया जिसने श्रद्धा पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। ये कौन सी सत्संग की लौ है जिसने तमाम घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए, चिरागों को बुझा दिए? वहीं हादसे के बाद नारायण साकार हरि कहां निराकार हो गए? वहीं जिनके लिए उनके शिष्य पलक पावड़े बिछाए रहते थे, वो आखिर नारायण साकार हरि किस लोक में चले गए? अपने शिष्यों की सुधि क्यों नहीं ली? जाहिर है नारायण साकार हरि पर सवाल है। अपने शिष्यों की दारुण मृत्यु पर जो 2 शब्द सांत्वना के न बोले और खुद विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, वह संत नहीं हो सकता। संत होता तो घायल भक्तों की सेवा में जुटता, जो मृतकों के परिजनों के आंसू पोंछता। बाबा तुलसी की अर्धाली है, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन ये कैसे संत हैं जो सूट बूट के फेर में इहलौकिक से पारलौकिक हो गए? सब कुछ छोड़कर अपने को सेव करने में लग गए। क्या शिष्यों के परिजनों के आंसू भोले बाबा को बेचैन नहीं करेंगे? या बाबा अपने रसूख का इस्तेमाल कर साफ साफ बच निकलेंगे, झक्कास पॉलिटिक्स की तरह? वही सवाल आयोजकों पर भी है। क्या उनको जन सैलाब का अंदाजा नहीं था, या महज खाना पूर्ति को ही अपना ध्येय बना लिया? घटना घट गई और वो कान में उंगली डाले वहां से खिसकते रहे। भीषण गर्मी, बाहर निकलने का सकरा रास्ता, अव्यवस्था हाथरस के हाहाकार की कहानी को खुद बयां कर रही है। धक्का मार के रोड जाम कर दो, कहीं डंडा लगाए गए और धक्का मार रहे तो हम लोग जैसे सोचे 3-4 रोड है वहाँ, तो यहाँ से निकल पल्ले से लेकर अपने देंगे कहाँ से ले जा रहे हैं बस तो वन ऐसे करो, धक्का मार खंदी सी। जिसने भी इस हादसे को सुना उनकी आंखें गंगा जमुना हो रही हैं। एटा में शव जब पोस्टमार्टम के लिए लाए गए तो ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी इस विभत्स बेहद तकलीफदेह दृश्य को देखकर इतना घबराया कि उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं उनकी बात को छोड़ ही दीजिए, जिनके अपने हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। कई लोग अब भी अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, उनकी आंखें खोज रही हैं। कई राज्यों के लोग इस सत्संग में पहुंचे थे, उन्हें क्या पता था ये उनके जीवन का आखिरी पल होगा। वहीं सीएम योगी ने मामले की न्यायिक जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। हाथरस भगदड़ कांड में सियासत भी पूरी रौ में है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर तीखे तीर चलाए। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। सवाल तो है, कब तक हम अंधश्रद्धा में डूबे रहकर हादसों को निमंत्रित करते रहेंगे? आयोजन में अनुमति थी 80,000 के लोगों की पहुंचने की और पहुंच गए 2.5 लाख से ज्यादा। अस्पतालों में अव्यवस्था देखने को मिली। कहीं जनरेटर में तेल नहीं, तो कहीं डॉक्टर नहीं, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। आखिर ऐसे कैसे हम हादसों को हरा पाएंगे और जिंदगी की जीत की कहानी लिख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। व्यवस्था का चरमराना तो एक बहुत बड़ी वजह साफ दिखाई देती है, स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, लेकिन सवाल बरकरार है, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, किसकी तय होगी?
और इस पर बात करने के लिए समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग, एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है, तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं पहले आपसे करवा देता हूँ। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ नासिर सलीम साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सलीम भाई, आपका स्वागत है। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अवस्थी जी, आपका स्वागत करता हूं। और बहुत ही प्रबुद्ध एक विचारक और धर्माचार्य के तौर पर भी आप जानते हैं, बड़ा चिरपरिचित चेहरा है प्रोफेसर पवन सिन्हा का, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत जो है मैं आप ही से करना चाहूँगा प्रोफेसर सिन्हा, और उस पर जाऊं उससे पहले, क्योंकि आज लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ देर पहले पहुँचे, और उन्होंने पहुँचने के बाद क्या जानकारियाँ दी है वो दर्शकों को सुनवा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूँ। हाथरस की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। शासन ने इसे बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें न्यायिक जांच के साथ साथ शासन उच्च स्तरीय जांच भी करा रहा है। प्राथमिक रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र मिलने वाली है। जैसे ही रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, हम सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे जितनी पहुंच का व्यक्ति हो। और ये भोले बाबा, आप नाम बड़ा सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि, इनका भी बयान आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। हाथरस की घटना पर संवेदना जताई है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है, और कहा है कि उनके घटना स्थल से जाने के काफ़ी देर बाद ये हादसा हुआ, ये घटना हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं AP सिंह साहब, वो इस पूरे मामले को देखेंगे, ये उन्होंने जानकारी दी है। भोले बाबा ने हाथरस की घटना पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दावा किया है कि उनके जाने के बाद जो है ये सब कुछ हुआ। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि उनको देखने के लिए, उनके पैर छूने के लिए भीड़ जो है उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ी थी, और उसके बाद ये हादसा हुआ था। कई ऐसा चश्मदीदों का बयान था, लेकिन उनके द्वारा जो जारी बयान है उसमें कहा है कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं भगदड़ मामले में वकील AP सिंह को कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया गया। ये इतनी जानकारियां उन्होंने अपनी तरफ से दी हैं। अब सभी मेहमानों से एक एक करके बातचीत करेंगे, और मैं चाहूँगा कि संक्षेप में पहला एक जो मुख्य और मूल सवाल है उस पर आप सभी की टिप्पणी आ जाए। प्रोफेसर सिन्हा, पहले आप बताएं, इसमें जिम्मेदार कौन है? और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, लोग जाते क्यों हैं? जी देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आयोजकों को इसमें गिल्ट बनाना चाहिए। आयोजकों की ये गलती है। हम अगर वो जो बाबा जी जो प्रवचन दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे, अगर वो आयोजक नहीं है तो हम उनको केस में एंटेंगल नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो फिर अपने रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि उनको माननीय अदालत छोड़ देगी। तो हमें आयोजक को पकड़ना चाहिए। दूसरी चीज, हम जाते क्यों हैं? देखिए, सारे लोग बुरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं। जहां जाके मनोबल बढ़ता है, जहां जाके सीखने को मिलता है, जहां जाके एक समझ डेवलप होती है, तो इसलिए हम उस शांति के लिए, उस ज्ञान की खोज के लिए, उस मार्गदर्शन के लिए वहां जाते हैं। तो सब जगह बंद नहीं की जा सकती। हमें इसमें ये करना होगा कि जो लोग सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे, या सत्संग की जो वास्तविक परंपरा उसको नहीं वो जानते या निभाते, वहां हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे पंडाल कितना भी बड़ा हो। जी, स्वामी चक्रपाणी जी से भी मेरी अक्सर चर्चा होती रही, बहुत सारे पैनल्स में उनके साथ कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, ये मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर बात है कि ये पहली बार नहीं है हादसा। हम कृपालू जी महाराज के प्रतापगढ़ वाला हादसा भी नहीं भूले हैं ऐसे, और कुंभ के हादसे नहीं भूले हैं, सबरीमाला का हादसा नहीं भूले हैं, वैष्णो देवी में 2-2 बार घटना हो चुकी है। ये जो होता है, इसके लिए आप प्रथम दृष्टया किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद ये मामला है, बहुत हृदय विदारक मामला है। जिस तरीके से हमने वीडियो देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ज़मीन पे लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। हमारी कितनी बहनें, माताएं, बच्चे जो है अनाथ पड़े हुए हैं, प्राण गंवा दिया, वहाँ कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की वो नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो
खुद जो है देख करके उसको बड़ा मर्माहत हुआ। और ये रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हो जाना, ये बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद है। मैं तो परमात्मा से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ और उनके स्वजनों को इस से निपटने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे, घायल जल्द स्वस्थ हों। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बात जो हमारे आदरणीय सिन्हा जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। कहीं ना कहीं जो आयोजन कमेटी है उसने क्या परमिशन लिया था, अगर परमिशन लिया था तो देने वालों ने क्या उस पर देखी। जब उमस और गर्मी से जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली, या कोई कह रहा है कि पैर छूने की उसमें प्रतिस्पर्धा और होड़ मची, जिसके वजह से जो है वहाँ पे रज जो है लेने के लिए, मट्टी लेने के लिए लोग आपस में वो हो गए और वहाँ के कुछ आयोजनकर्ता या जो स्वयंसेवक थे उन लोगों ने धक्का मुक्की किया। ऐसा जो कितनी बातें सुनने में आ रही, जैसा जिसकी बातें हो रही हैं वो सुनने को आ रहा है। तो निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसको समझने वाली विषय ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं स्वामी जी, जांच पड़ताल चल भी रही है। अभी सवाल बरकरार है क्योंकि यहाँ पर ये बात ठीक है, प्रोफेसर सिन्हा ने जो कहा कि जो आयोजक हैं उनकी प्रथम दृष्टिया जिम्मेदारी बनती है। हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है, और मैं ये आप लोगों के, आप इतने प्रबुद्ध लोग हैं, आपके सामने सवाल के तौर पर ही रखूंगा कि जो परमिशन देते हैं वो कितने जिम्मेदार होते हैं और क्या उनको पता होता है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो किसी आयोजक को परमिशन देने भर या कोई सिग्नेचर या कोई लेटर दे देने के बाद में इतिश्री नहीं हो जाती कर्तव्यों की। उस चीज को समझना, उस जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर आलोक जी इस पर कुछ कहेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज होता है, नासिर भाई आप लोगों का टेक क्या है? ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी मानते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आवाज को रखना भी जरूरी होता है। आप लोग क्या लूप होल्स देख रहे हैं? और आपने सरकार को भी निशाने पर लिया है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, लेकिन मेरा सवाल अगला ये है कि क्यों? प्रणाम और नमस्कार, बहुत बहुत प्रवीण तिवारी जी आपका और आपके पूरे टीम को। देखिए, ये जो घटना घटी है, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी परिवारों में इन लोगों की परिवार में मृत्यु हुई इस घटना के कारण, हम लोग का पूरा हम लोग उनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम लोग ईश्वर से उन सब के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्राप्त हो और परिवारों को हिम्मत हो और हिम्मत दे ईश्वर। देखिए, जहां तक सवाल आपका है प्रवीण तिवारी जी, डॉक्टर साहब, ये मानना है हमारा कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को ब्लेम किया जा सकता है। हम लोग बार बार यही कहते आ रहे हैं, और जब हमारी सरकार थी 2012 और 17 में ऐसे घटना हुए, मगर जिस पैमाने से उस समय और अब के कार्यकाल में जितनी टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध हो गई है, और जिस हिसाब से एक सुविधाएं के तौर से कि आज के डेट में आपके पास जीपीएस है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, आपके पास इतनी सारी सहूलियत हो गई है कि आज ऐसी घटना घटे सिर्फ एक ही चीज दोहराती जनता के बीच, कि आपकी सरकार जो चल रही है, जो प्रशासन चल रहा है, वो किसी भी प्रिंसिपल पे नहीं चल रहा, किसी आधार पे नहीं चल रहा। इस घटना के संदर्भ में मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं, आपके जो मूल बिंदु हैं वो बताएं, ताकि मैं आलोक जी से इस पर जवाब ले पाऊं। देखिए, जो घटने का मतलब, मेरा जो पॉइंट ये है डॉक्टर तिवारी, कि आप पहली चीज परमिशन कैसे आपने दी, आपके पास हेड काउंट क्या था, आपने किस बेसिस पे कितने अधिकारी लगाए, क्या वहां पे एक जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, एसओपी जिसे हम लोग कहते हैं, जब सरकार चल रही थी 2012 और 17 में, हम लोग साथ थे और कई एसओपीज बनते हैं, उस एसओपी का पालन हुआ नहीं हुआ, किसने परमिशन दी, कितनी सिक्योरिटी थी, क्या हेड काउंट। हालांकि कल इस पर मैंने कल नासिर भाई बहुत बड़ा लंबा कवरेज इस पर किया। कासगंज जहां से मूल रूप से हैं ये बाबा, वहां भी बात हुई, स्थानीय लोगों से काफी बात हुई। तो मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 15-16 सालों में इनके कई ऐसे आयोजन हो चुके हैं और अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं आई थी। तो उसके बाद जब घटना होती है तब सवाल खड़े होते हैं, तब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आते हैं। आलोक जी, अब वो सारी चीजों को इकट्ठा करके, क्योंकि आप एक तरीके से यहाँ पर शासन की
बात को रखने के लिए, सत्ता की बात को रखने के लिए भी हैं औपचारिक तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर। मुझे ये बताएं कि अभी तक आपके पास क्या जानकारी आई है सरकार की जांच में, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक जांच होगी इस बात का आश्वासन था, कल से ही कहा जा रहा था कि जल्दी इसके बारे में जानकारी। किन किन लोगों को आपने चिन्हित किया है, जांच किस दिशा में बढ़ रही है और आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? प्रवीण जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मैं अपना नमस्कार करता हूं। दूसरी बात, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं में फिर आत्मा और हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है, क्योंकि निरपराध लोग जो अपने अनुयायी किसी के होते हैं और जाकर के वो अपने हितों के लिए जाकर जाते हैं और वहां पर इस तरह की दुर्घटना हो जाए कि जनहानि हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। और सबसे पहली बात होती है, जब इस तरह की घटना हो गई तो सरकार कितनी संवेदनशील। हम लोगों ने तत्काल जो है डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी साहब को वहां पर भेजा, जिससे कि अधिकारियों में समन्वय हो जाए और सबसे पहले जो है उन घायलों को, जो घायल थे सबसे पहले जिनको मेडिकल रिलीफ मिलनी चाहिए थी, उनको मिले, उनके परिजनों को उनके हाल बताए जाए, उनको उनके आज गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जी। जो सरकार के मंत्री हैं, तीन मंत्री, चौधरी लक्ष्मी नारायण, असीम अरुण और संदीप सिंह को मौके पर भेजा, जो लगातार वहां पर काम सरकार ने बड़ी तेजी से काम किया। मैं अपडेट लगातार दे रहा हूं। अभी जिम्मेदार किसको माना गया है, ये थोड़ा सा बताएं आप, तो इस चर्चा को मैं बताता हूं। देखिए, जिम्मेदार एकदम से तो तय नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी आप FIR आपने देखी होगी, तो जिन्होंने परमिशन ली थी, जो मुख्य आयोजन करता थे, सरकार ने उनको नामित करके FIR करी है। अब उसका विस्तार होगा और सीनियर अधिकारियों को लगाया है। ADG जोन आगरा, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, ADG जोन आगरा, और कमिश्नर अलीगढ़ को, ये दोनों बड़े सम्मानित और राजपत्रित बड़े अधिकारी हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आपने शुरुआत में कहा आयोजकों की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, प्रशासन ने निश्चित रूप से एक एप्लीकेशन पर डिसीजन लिया होगा, और ये डिसीजन कम से कम भी नहीं तो ADM सिटी या SDM लेवल के अफसर ने लिया होगा। इससे छोटा ये डिसीजन नहीं था। अब इतना बड़ा महत्वपूर्ण अफसर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो सामान्यतः उस चौकी को या वहां के थाने को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो ध्यान रखें। उन सबके पास अपने अपने वायरलेस सेट होते हैं। अगर कहीं भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम भीड़ कितनी बढ़ेगी, किसी को भी नहीं मालूम, उन पुलिस के लोगों को भी नहीं मालूम भीड़ कितनी बढ़ेगी। मान लीजिए भीड़ बढ़ गई है, तो वो तुरंत ही अपने SHO को बात करके या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनको बात करके भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। भीड़ को समझाया जाता है और डिफरेंट पॉकेट्स क्रिएट करके उनको वहां रोक दिया जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार से स्टैम्पीड नहीं होती है। फिर तो स्टैम्पीड रोकने के ये तरीके हैं। बाकी तो जहां घबराहट हो, जैसे मौसम की वजह से या बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से, बच्चों के रोने की वजह से एक विप्लव सा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति गिर जाए तो उसके गिरने मात्र से भी भगदड़ मच सकती है। हमने ये पूर्व में भी देखा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन कुंभ में भी ऐसे हुए कि जहां 2-4 व्यक्ति किसी कारण से गिर गए और भगदड़ मच गई। तो यहां पर हमें भीड़ को छितरा देना चाहिए था। तो प्रशासन अपने तरीके से जिम्मेदार है, और बाकी कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये कही है। और जैसा मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि रंजन द्विवेदी जी भी इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। DGP रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। मुझे एक ये प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बात बताइए। पैनल पर तमाम लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा हैं। आप मुझे पुलिस के दृष्टिकोण से बताइए कि इस घटना में प्रशासन की जिम्मेदारी कितनी बनती है, क्या क्या भूमिकाएं होनी चाहिए थी, और आपको क्या लगता है अभी पूरी घटना को देखकर, इसकी जानकारियों को देखकर, कि क्या सही तरीके से भूमिकाएं निभाई गई? देखिए, इसका उत्तर तो थोड़ा लंबा है। लंबा इसलिए है कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था इस समय है, जो कानून है वो 30 पुलिस एक्ट है, जिसके अंतर्गत पुलिस किसी से कह सकती है कि आप जो है ऑन पेमेंट पुलिस को लीजिए। अगर 144 नहीं लगी है, अगर 144 लगी है तब तो फिर वो
परमिशन लेते हैं, अदरवाइज कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये कानून बना हुआ है 1861 का, आज से 200 करीब 200 साल पहले का ऑलमोस्ट। और इसीलिए ये है कि आदमी जाता है एसडीएम के पास, एसडीएम भेजता है सीओ के पास, सीओ भेजता है थाने के पास, थाने से भेजता है हल्का इंचार्ज के पास कि रिपोर्ट लगाए, और रिपोर्ट वापस जाती है एसडीएम के पास, और फिर वो जो है वहां से परमिशन देते हैं। जी। इतना लंबा चौड़ा सिलसिला है कि किसी पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कितने हादसे हुए हैं, लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल सेंटर हो जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाती है। तो पहली चीज तो ये है कि इसका सरलीकरण करना चाहिए। ये लूप होल है, मतलब ये एक गड़बड़ी है जिसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब पुलिस कमिश्नर बन गए हैं तो वहां तो पुलिस की जिम्मेदारी हो गई है, लेकिन उसके अलावा जो है अभी भी ये है डीएम और एसपी के बीच मामला फंसा रहता है। और इसलिए देखा होगा आपने कि इतना राइट हो जाता है, इतने काम हो जाते हैं, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर नहीं है जी। तो नंबर एक बात ये। दूसरा, एक प्रशासनिक कमी ये है कि अब तक कोई एसओपी या प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है कि अगर परमिशन दी जाएगी तो किस फॉर्मेट में दी जाएगी। मतलब एसडीएम साहब के पास कोई फॉर्मेट होना चाहिए जिसे आप उनका जो परमिशन उन्होंने दी है, आप देखिएगा कि उसमें क्या उन्होंने कहा है कि साहब डॉक्टर होने चाहिए या फायर ब्रिगेड होने चाहिए या अस्पतालों में कोई इंतजाम होना चाहिए, या जो 200 बीघा जमीन है उसको क्वाड्रेंट में बांट करके और उसकी बैरिकेडिंग होनी चाहिए। देखिए अगर 80,000 लोग हैं तो एक बार रेला चल गया तो चाहे वहां पे 10,000 पुलिस वाले भी हों, उसको रोक सकते नहीं है। ये घटना होनी ही है इस प्रकार से, जब तक कि इस तरह का पूरा इंतजाम ना हो। देखिए इतना व्यापक इंतजाम था वहां पे, जितना फोटो दिख रहा है कि बल्लियां लगी हैं, लोहे की पाइप लगे हुए हैं, उसके ऊपर शाना लगा हुआ है, तो पैसा तो बहुत खर्चा किया गया है, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं दी गई कि साहब आपको जो है बंदोबस्त कैसे करना है आप। और अगर हमारे ख्याल से प्रोफेसर सिन्हा साहब ने यही कहा कि अगर क्वाड्रेंट में आप बना रहे हैं और उनको क्वाड्रेंट कर रहे हैं तो और एक क्वाड्रेंट की भीड़ जो है दूसरे में जा पाए, तभी हम रेला रोक पाएंगे, वरना जो है ये संभव नहीं। आपने बड़ी, मैंने अभी इस सेगमेंट में इसलिए प्रोफेसर सिन्हा और आपकी बात को रखा है क्योंकि इससे एक दिशा मिली अभी जो चर्चा चल रही है। हालांकि ये देखिए पूरा मामला जांच का विषय है, कोर्ट में भी पूरा मामला जाएगा, तो माननीय कोर्ट को तय करना है वहां साक्ष्य किस तरह से रखे जाते हैं, क्या चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। लेकिन लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे इस पूरे मामले की गहराई को समझिए। बाकी के जो मेहमान हैं अब उनके पास मैं जाऊंगा। आलोक जी, अभी जो आपने आखिरी की 2 हेडलाइन सुनी होंगी उसमें एक तो रेखा शर्मा जी बाबा की गिरफ्तारी की स्पष्ट तौर पर मांग करती दिखाई दे रही हैं, दूसरे इनकी जो जमीन है, दूसरी चीजें इनकी अब पड़ताल की जा रही है। इसकी आवश्यकता क्या है? बाबा कितने संदेह के घेरे में हैं आप लोगों की जांच पड़ताल में, या क्या उनके विषय में आप लोगों की राय और रुख क्या है? देखिए आपने अपनी रिपोर्ट में यह दिखलाया है कि राजस्व विभाग की टीमें लग गई हैं, तो कोई भी कितने से बड़ा आदमी हो, जो जांच कमेटी जो बनी हुई है बहुत सीनियर अधिकारियों की बनी हुई है, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने दीजिए। कोई भी बड़े से बड़ा इसमें व्यक्ति शामिल होगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसको उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। शुरुआत में जो एफआईआर हुई है वह जो जिन्होंने आयोजनकर्ता ने जिसको जो आयोजक थे उन्होंने जिन्होंने इसके लिए एनओसी मांगी थी उनको नामित किया गया है। चूंकि उन्होंने कई चीजों को जब ये एनओसी दी जाती है तो कई सारी चीजों को फॉर्मेलिटी को पूरा करा जाता है, जो कि अब जांच कमेटी बता देगी कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं थी। एक बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर हो रही है। आज आप देखिएगा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री सीधे जो है घटना स्थल पर जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, पीड़ितों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का आज उन्होंने पूरा प्रबंध करने के लिए कहा है। सरकार कल ही कह चुकी थी कि जो घायल है उनका समुचित इलाज सरकारी खर्चे पर किया जाएगा, उनके परिजनों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था, उनको अस्पताल तक लाने की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है, आगरा है, इन 4 बड़े शहरों में इन लोगों का इलाज हो रहा है, जिससे कि जो है
कहीं पे कोई कोताही ना हो। नहीं आलोक आज जी, स्वयं ये स्वास्थ्य तो मंत्री जो सरकार है, करेगी ही, ये तो सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार को करना भी चाहिए, सरकार कर रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही है ना कि आखिर ये हालात बने क्यों, मतलब ऐसी स्थितियां ना बने, लोग मरे ना, उनको, उनके बच्चों को अनाथ ना होना पड़े, ये इस तरह के हालात ना बने, ये ज्यादा बड़ा सवाल है, ज्यादा गंभीर। प्रवीण जी, ये बहुत बड़ी बात है और यह बात सही है कि देश भर में आयोजन होते हैं और उस आयोजन में व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। स्टैम्पेड इसके पहले भी बहुत बार हुए हैं। 2016 में आपको याद होगा, वाराणसी में एक कार्यक्रम था जय गुरुदेव का, वहां पर भी जो है स्टैम्पेड हो गया था और करीब 25 से अधिक लोग मर गए थे, कई लोग घायल थे। आपको 2010 में भी याद होगा कि एक स्टैम्पेड हुआ था मनगढ़ प्रतापगढ़ में, कृपालू जी महाराज के यहाँ, वहां करीब 60 से अधिक लोग मर गए थे। उसके पहले भी जो है कुंभ के अंदर एक बहुत बड़ा जो है स्टैम्पेड ठीक है, वो तो खैर मैं पूरा इतिहास लगातार दिखाता रहा हूं बहुत डिटेल में। हाँ, जरूर मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूं। स्वामी चक्रपाणी जी, ये जो बाबा वाला विषय, मैं जब भी चर्चा करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वो तारतम्य बना रहे। अभी हमने एक पहलू की बात कर ली है, प्रशासनिक और दूसरी जिम्मेदारियों की बात करी, अभी ये बाबा वाला एंगल भी जरा समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी सफाई आई है, उन्होंने बाकायदा एपी सिंह जी को नियुक्त कर दिया है कि वो कानूनी तौर पर मामले को देखेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, ये आप इनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? इनकी जांच पड़ताल के विषय में आपकी राय क्या है? इनको कितना जिम्मेदार मानते हैं ये बाबा? देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से जब जांच कोई भी बैठती है तो सभी पहलुओं पे जांच करती है, वो करती रहेगी। लेकिन एक बात समझना होगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सबके हाथ में मोबाइल है और इस दौरान जब एक 80,000 लोगों की कार्यक्रम का परमिशन मिलता है, जिस तरह से आज पेपर में दिया था कि 80,000 लोगों के परमिशन थे, तो आखिर वहाँ स्थानीय शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? जब वहाँ पे एक महिला उसका बयान था कि 2.5 घंटे बाद भी वहाँ पे कोई हमारी सुनने वाला नहीं था, हमारे परिजनों के शव जो है बिखरे पड़े थे और हॉस्पिटल जाने के कई घंटे बाद वहाँ पे कोई अधिकारी, कोई सक्षम डॉक्टर नहीं था जो उनका इलाज और ट्रीटमेंट कर सके, कोई बेड की व्यवस्था नहीं थी। तो आखिर निश्चित रूप से ये लिपापोती न किया जाए। अगर जो दोषी है, जिसका काम चिकित्सा करना है, अगर तो उसका काम चिकित्सा करना है, अगर आग लगता है तो अग्निशमन जो वो होता है वो बुझाता है। तो सबका अपना अपना विभाग है। ये जरूरी है कि कोई भी अगर परमिशन उन्होंने लिया है तो उसके बाद क्या स्थानीय रूप से प्रशासन ने वहाँ पे क्या व्यवस्था थी, कि क्या चाक चौबंद किया, क्या हॉस्पिटलों में व्यवस्था थी कि घंटों बाद भी जो है कोई वहाँ पे चिकित्सा अधिकारी नहीं था, घंटों बाद लाशें जो है हॉस्पिटल पे बिखरे पड़े हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान में एबेटाबाद जो था, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन जो है लादेन को, वहां पे जब रात को 2 बजे फ्लाइट अमेरिका की गिर जाती है तो एक व्यक्ति कंप्यूटर पे ईमेल करता है कि भाई ये कुछ विस्फोट हुआ है और तुरंत लोग सजग हो जाते हैं रात को 2 बजे। यहाँ पे सरेआम दिन में ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं और घंटों बाद भी चिकित्सा अधिकारी का कुछ अता पता नहीं है, कोई बड़ा उसमें कोई डॉक्टर लपाता है सब, वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, लाशें जो है बिखरी पड़ी है वहाँ पे। तो जब 100-200 लोगों की वहाँ पे 300 लोगों की इलाज की व्यवस्था नहीं है तो आखिर 80,000 की परमिशन कैसे दे दिया गया? आखिर उन लोगों की क्या वो किया गया कि घंटों बाद भी 2.5 घंटे? हाँ आलोक जी, आप इस पर जवाब दें, क्योंकि आपका सीधा जवाब बनता है, लेकिन संक्षेप में, ताकि मैं सबको सब जांच के घेरे में है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, जहां तक बाबा की बात है, देखिए कोई भी धर्म गुरु है, ये ऐसा नहीं है कि अगर हमसे वो नहीं जुड़े हैं तो हम उनके पीछे लग जाएं, या वो गेरुआ नहीं पहनते तो पीछे लग जाए, ये कोई तर्क नहीं होता। मूल विषय ये है कि कोई भी धर्मगुरु एक दिन में तो पैदा होता नहीं है और उसके साथ इतने लोग एक दिन में जुड़ते नहीं है। और दूसरा, कोई भी धर्मगुरु के नाम पे है तो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम की बातें बता रहा होगा, जिससे लोगों को लाभ। मैं आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है आपका पॉइंट। बहुत संक्षेप में आलोक जी, आप इस पर थोड़ा सा जवाब दीजिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बाकी बातें। चक्रपाणी जी के सवाल जो है बहुत सही सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। 2 चीजें स्वामी जी मैं कहना चाहूंगा। इतना जब बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें कई जिलों से लोग आए हुए, एक जिले की व्यवस्था, निश्चित बात है जब कोई तरह की घटना हो जाएगी तो जिले की अस्पताल की हो या किसी भी व्यवस्था की हो, चरमरा जाएगी। इसीलिए अलग अलग जिलों में मैंने बताया कि 4 जिलों के अंदर तुरंत वहां पे लोगों को भेजा गया। अब जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल डेथ है, बिना उसके पोस्टमार्टम किए हुए उन शवों को नहीं दिया जा सकता था, तो जो शव रखे थे उनका पोस्टमार्टम अब चल रहा था। और आप जानते हैं पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरा एक डॉक्टरों का पैनल होता है और उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो यह एक बात जो
बताने की बात है कि हालांकि सवाल थोड़ा और गहरा है आलोक जी, मैं आऊंगा उस पर। और नासिर भाई, मैं आपके पास भी आना चाह रहा हूं, लेकिन रंजन जी को इसमें मुझे शामिल करना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्था की बात चल रही, तो मैं पहले थोड़ा इस पर उनकी टिप्पणी अवश्य चाहूंगा। यहां पर आलोक जी तो जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चक्रपाणी जी का सवाल और गहरा है। यहां पर पहले प्रोफेसर पवन सिन्हा भी कह चुके हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, अगर लोग आ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पूरा आयोजन हो जाता है, आयोजन के बाद ये घटना होती है, उसके पहले मुस्तैदी दिखाई जा सकती थी। जी, मैं 3 छोटे छोटे बिंदु रखना चाहूंगा। पहला तो ये है कि देखिए, अगर चाहे परमिशन 80,000 की दी गई हो या 1 लाख की, अगर भीड़ बढ़ती जाती है तो उसको रोकना असंभव है। पुलिस के अगर वहां माना 2,000 पुलिस वाले भी खड़े होते तब भी उनको न रोक पाते। और यहाँ पे भूमिका जो है, जो मंच संभाले हैं, ये उसकी हो जाती है। जो धर्मगुरु है यहाँ 2 बैठे हैं, मैं सबको दोनों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये भीड़ जो है, ये आस्था की भीड़ थी, श्रद्धा की भीड़ थी। ये पुलिस की बात नहीं सुनेगी, ये वहां पे जो कार्यकर्ता लगे उनकी नहीं, लेकिन जो मंच पे बैठा है जो, उसकी बात सुनेगी। और ये जो बाबा है, बाबा की कमी गलती यही है कि बजाय खुद वहां से जाने के, इनको ये करना चाहिए था कि पहले वहां से बैठ के एक ऑर्डरली वे में लोगों को कहते, अच्छा पीछे की चाल है, जाइए, और उनकी बात मानते सब, और धीरे धीरे इस तरह से भीड़ कम करते। और आइंदा कोई अगर परमिशन दी भी जाती है तो मैं भी लिख के भेजूंगा साहब को और चीफ सेक्रेटरी को, कि उसमें यह नियत होना चाहिए कि जो मंच पे जो बैठे हैं जो भी लोग, उनको आखिर में जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले चल दिए वो, क्योंकि जनता उनकी ही बात मानेगी। पहला बिंदु ये था। दूसरा ये है, यहाँ पे एक व्यवस्था का जो नजर मैंने में, क्योंकि इनके खिलाफ जो है यौन शोषण का अपराध इनके खिलाफ है जी, उसके मुकदमे चल रहे हैं। तो अब एक मतलब धर्म गुरु है, यौन शोषण के मुकदमे चल रहे हैं, और वो जाके एक मंच पे बैठ के जो है मॉडलाइज कर रहा है बैठ के, तो ये भी अजब विडंबना है। तो ये भी आवश्यक है कि नीतिगत तरीके से जो आदमी मोरलाइजिंग की बात करता है, या एजुकेशन के सेक्टर में है, या सरकारी कर्मचारी है, जज है, मतलब इन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपराध है, और विशेषकर यौन शोषण का, तो उसको जो है बहुत जल्दी प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उसका अभियोजन तेज करना चाहिए, क्योंकि उनको एक बार सजा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर फिर ये मंच पे बैठना उनके मुश्किल हो जाएगा। और हम ये भी क्लॉज डाल सकते हैं, लॉ में भी डाल सकते हैं, कि अगर इस प्रकार का आदमी जिसको कि यौन शोषण में इसको अपराध सिद्ध हो गया है, सजा हुई है, तो उसको हम जो है वो मॉरलाइजिंग की परमिशन नहीं देंगे, इस तरह से करे हो। ये आपने बहुत एथिकल एक बात उठाई। तीसरा पॉइंट आपका जो वो संक्षेप में थोड़ा बताएं तो मैं नासिर भाई को जरा चर्चा में शामिल करूं। जी। 3 बिंदु आप कह रहे थे, और कोई बात नहीं, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु रहे आपके। नासिर भाई, आप चाह क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपको क्या लगता है किन चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी आवाज उठाएगी? क्या सवाल आपके सत्ता पक्ष से हैं अभी? देखिए डॉक्टर तिवारी, बहुत 3-4 हमारे अहम सवाल हैं। हमारा सवाल ये है कि प्रशासन जो है इससे क्या सीख रही है। सबसे पहला सवाल, 7.5 साल की आपकी सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, और 21वीं सदी में जब टेक्नोलॉजी इतना आपको सपोर्ट देती है, आपने अपने आवाम के लिए उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो हमारा सबसे पहला सवाल है, एक तो आपने जो विफलता दिखाई, और ये अभी नहीं हो रहा है डॉक्टर तिवारी, ये पिछले 7 साल से ये चली आ रही, चाहे आप और भी मुद्दों पे बात कर लें जी। जब इंसेफेलाइटिस की बीमारी फैली 2018 और 17 में, तो यही जवाब मिले कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं देखिए राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा इसका डॉक्टर तिवारी, मगर अनफॉर्चुनेट है कि इनका जो प्रशासन है वो विफल हो चुका है, आवाम परेशान है, और इनके पास कोई भी तजुर्बा नहीं है, ना इन्होंने सीखा है। हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने टेक्नोलॉजी को जोड़ा, और हमने डायल 100 लॉन्च किया। हालांकि आलोक जी, जो सवाल अभी नासिर भाई की तरफ से आए, स्वामी चक्रपाणी जी के सवालों से मिलते जुलते भी हैं। मैं प्रोफेसर सिन्हा को लाना चाह रहा था, लेकिन बहुत संक्षेप में आलोक जी आप इसका जवाब दें, क्योंकि सीधे आप पर एक टिप्पणी। पार्टी के प्रवक्ता ने 2 फैक्चुअल झूठ बोले। पहली चीज की जो स्टैम्पेड की जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारी सरकार से नहीं हो रही, वो चली आ रही हैं।
दूसरी भी चीज, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात इंसेफ्लाइटिस की चर्चा करी है। इंसेफ्लाइटिस सलीम साहब, आपको जानकारी नहीं है, ये पिछले 25 वर्षों से इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप था गोरखपुर मंडल के अंदर, जिसको कि हमारी सरकार ने लग करके सफाई व्यवस्था और ये देखिए एक बड़ी समस्या क्या है, एक बड़ी, आलोक जी और नासिर भाई एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट शांत रहिए। एक बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, विषयांतर हो जाएगा बड़े गंभीर मुद्दे का, और अभी देखिए कहीं टूटा नहीं है मुद्दा। प्रोफेसर सिन्हा को मैं इसलिए लाना चाहता हूं, रुकिए प्रोफेसर सिन्हा, अभी जो रंजन जी ने सवाल उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिकली, मोरली, आपने कहा भी कि जो जहां पर अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं, वहां लोग जाते हैं। क्या सिर्फ यही वजह होती है? ये 2-2, 2.5 हम बहुत, आप एक बहुत अच्छे प्रवचन करता है, मैं खुद जानता हूं, आपके अपने खूब बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपके पास आए, लेकिन आप एक अलग वो भी देखते हैं सेटअप, जहां पर कि आप अपनी पर्सनल आर्मी देख रहे हैं, जहां लोगों को साथ में लाने के सब प्रयास, कई ऐसी चीजें की जाती है जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती है, इसको एक बड़े इवेंट का रूप दिया जाता है। यह खतरनाक नहीं? जी, हाँ जी, खतरनाक है जी, ये अच्छा भी नहीं है। और जैसे कि आदरणीय डीजीपी साहब ने प्रश्न उठाया कि क्या उन्हें ऐसा मॉरल राइट है कि वो मंच पे बैठ के प्रवचन कर सके, तो ये भी सोचने की बात है, ये भी चिंतन की बात है। लेकिन उस सेगमेंट में जो लोग उनको जो सुनने आ रहे हैं, उन्हें ये सारे फैक्ट्स पता नहीं होते हैं, इसलिए वो चले आते हैं। तो इस आजकल ये जो ट्रेंड बढ़ा है कि हम उसकी मार्केटिंग करने लगे हैं, तो जहां 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग आते हैं, वहां पर आज वो लाख लाख की भीड़ आ रही है। और उसमें हमारा जो आजकल चल रहे स्वामी चक्रपाणी जी, मैं प्रणाम करते हुए उनसे ये बात को कहूंगा कि वो इसे मंचों से उठाएं कि ये जो चमत्कारिक बातें की जाती हैं कि मैं ये एक बार में कर दूंगा तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी सब बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगा, इन बातों पर भी रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि देने वाला सिर्फ ईश्वर है। और प्रवचनकर्ता का कार्य क्या है, या जो भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उसका कारण यह है कि लोगों को उस ओर मोड़ दें, उनका मनोबल मजबूत करें, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाएं और उन लोगों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दें और ईश्वर की तरफ मोड़ दें। जब हम ये कहने लगते हैं कि यह मेरे से ले जाओ तो इससे सारा जीवन सुधर जाएगा, तो हम एक तरफ तो उस परम शक्ति पर, परम चेतना पर प्रश्न उठाते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए भी ये, मतलब मैं कहूं तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और स्वामी चक्रपाणी जी, क्योंकि आपने शुरुआत की, और रंजन जी ने, देखिए अब यही होता है कि जब चर्चा होती है तो वो चर्चा में एक ऐसा पॉइंट लेकर आए जिसको काटा नहीं जा सकता, अकाट्य चीज है। स्वामी चक्रपाणी जी, अभी जो रंजन जी जिस जगह पर इस बातचीत को लेकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आस्था का विषय है पूर्ण रूप से। कहीं लोग जा रहे हैं तो कोई वजह होगी, लेकिन वो वजह क्या है, इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। प्रोफेसर सिन्हा ने जैसे कहा, आप लोग बहुत जिम्मेदार चेहरा हैं, तो आप लोगों को इस पर एक मुहिम या अगर इस तरह की कोई चीज दिखती तो इसका विरोध भी होना चाहिए कि उसका आगा पीछा क्या है, उसका किस तरह का बैकग्राउंड है, कौन से मामले हैं, वो व्यक्ति इस तरह के आसन पर बैठने के योग्य है नहीं है, जैसी बहुत सारी बातें। देखिए प्रवीण जी, जो सैद्धांतिक बात है उस पर अपनी विचार तो आदमी रखता है और कार्य भी करता है। रही बात, देखिए जैसे आदरणीय रंजन जी ने जो बातें कही कि मंच से जो भी प्रवचन करता है उनको बोलना चाहिए था, चाहे जो भी, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ। ये बात चूंकि व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि यह कोई घटना हो जाना उपलब्धि नहीं होता, बल्कि किसी के साथ घटना हो तो कलंक होता है। कोई भी नेता, कोई भी प्रवचनकर्ता कभी नहीं चाहता कि मेरे कार्यक्रम में किसी प्रकार की अप्रिय घटना है। जहां तक रही FIR की दर्ज, आज FIR उनके कितने आ गए, लेकिन संसद में बैठे हुए नेताओं पे भी कितने FIR है, हर जगह FIR है। उसको उस पर कार्रवाई करने वाला कौन होता है? आप और हम तो करेंगे नहीं, उसको तो पुलिस ही करेगी, स्थानीय न्यायालय करेगा, प्रशासन करेगा, तो उनका काम है। रही बात अभी वर्तमान में जो कांड हुआ है, वर्तमान में जो, इस पे हमें फोकस रहना चाहिए, और ये जो हुआ है इसमें किसकी खामियां, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और उनकी जो जिम्मेदारी है, प्रवचनकर्ता जो भी थे वहां पे, बाबा जी थे, उनको उनके अपने भक्तों के साथ खड़े होना चाहिए था, उनको जितनी हो सके उनको साथ देना चाहिए था। जैसा हमें पता चल रहा है कि वो भी फरार हो गए, वो भी स्विच ऑफ कर लिया, तो ऐसा ना करके बल्कि साथ देना चाहिए था, क्योंकि वो पुत्र की तरह है, वो अब भक्त हैं आपके, तो आपके बड़े विश्वास करते हैं, और इस परिस्थितियों में छोड़ के जाना किसी भी तरीके से धर्म ये नहीं हो इंपॉर्टेंट सकता। पॉइंट है रंजन जी। क्या
इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी जिसके बारे में बात हो रही थी, चक्रपाणी जी ने पहले कहा, उसको कैसे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत जगह पर बटा हुआ है, बहुत सारे लोग अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती, लेकिन यही तो सिस्टम है, इसी का नाम तो सिस्टम है। अगर ये गड़बड़ है तो जिम्मेदारी किसकी तय हो? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? इंटेलिजेंस का फेलियर है, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, उनको लग रहा है इतने आदमी हैं। तो अगर 80,000 आदमी ही आते, उससे ज्यादा नहीं आते, तो जब तक कि आप उसको कॉर्डन नहीं करेंगे एरिया को और भीड़ को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटेंगे आप, तो अगर स्थिति बिगड़ती है और कोई धक्का पेश होता है, जैसे रेडा बनता है, उसमें लोगों को मरना ही है। मतलब उसमें कोई वो, आप देखिए, ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि और मृत्यु नहीं हुई। कुछ भी हो सकता था, 2.5 लाख में जो है कुछ भी हो सकता था। आप मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं या किसी भीड़ जाते हैं, आप देखते हैं कि आप जा रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप उठ करके भीड़ आपको उठा के 25-30 का आगे कर देती है, क्योंकि कंट्रोल किसी का नहीं है। तो जब तक कि भीड़ को बांटेंगे नहीं हम, और देखिए कमी, ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि साहब इस तरह का हम भी परमिशन देंगे तो उसमें ये बाध्यताएं रखेंगे हम आयोजकों पे कि ये करें, ये व्यवस्थाएं होनी आवश्यक है। और ये एक छोटा सा बिंदु पहले आया था कि ये 4 अस्पताल मिले गए, तो इसका थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट बता दें हम। देखिए, हर जिले का एक अपना आपदा प्रबंधन प्लान होता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हर प्लान उसका जिले का होता है। और जाहिर है कि कोई बात हो जाएगी तो उस जिले में सारी व्यवस्थाएं नहीं होंगी कि हमको कर सकें। तो हर वक्त आसपास के जिलों के जो संसाधन है उनको जोड़कर ही ये प्लान बनता है। बाढ़ आ गई, आसपास के जिलों में जो पंप है उनको कैसे ले आएंगे, सबका लेखा जोखा उस प्लान में होता है। कौन है, कौन जिम्मेदार है, किसका टेलीफोन नंबर है, कौन से अस्पताल है, प्राइवेट कौन से हैं, सरकारी कौन से हैं, उनके नंबर क्या है, कौन डॉक्टर वहां पे। फिर एक चीज ये भी होती है कि इतना बड़ा आयोजन ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां आपदा प्रबंधन का ये स्तर ना हो, क्योंकि फिर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो उसके बाद में ये हालात बनेंगे। हो सकता है कि आपदा प्रबंधन बेहतर होता तो लोगों की इतनी मौत नहीं होती और थोड़ा सा हम कुछ लोगों को बचा पाते। आपदा प्रबंधन के सब ये है बात कि जो लोगों ने कहा ना कि व्यवस्था नहीं थी, 4 जगह ले गए, तो ये प्रबंधन का ये प्लान, ये तो खैर अभी वर्तमान स्थिति में तो आप ठीक बात कह रहे हैं, जो हालात आज है हाथरस के, इसी बात पे है, कमी इसी बात पे है कि ये उसपे जो है ये कुछ अंकुश और ये नहीं लगाया गया कि उनको आयोजकों को करना क्या है। परमिशन दे दिया आपने, अब एसडीएम साहब का जो ऑर्डर है उसको ला के उसका विश्लेषण करिए, जनता को दिखाइए, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एक्चुअली कमी क्या है। ठीक है, नासिर सलीम साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब चर्चा को अंतिम दौर में ले जा रहे हैं, आप अपनी बात कहें। डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से मौका दिया। देखिए, हमारे पास 3 मेन सवाल हैं जनता के लिए, और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमारा ये मानना है कि सबसे पहली चीज, प्रशासन इससे क्या तजुर्बा लेके सीख रही है और वो जनता के बीच में रखे कि आगे वो आश्वासन ये दें कि ऐसे हादसे नहीं हो, पहला। दूसरा, जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए प्रशासन और सरकार अब क्या कर रही है, हमारा ये सवाल। जो कठिन अभी मुद्दों से गुजरे हैं लोग, परेशान हैं परिवार, खास करके जो जिनमें मृत्यु हो गई, उनके लिए प्रशासन और सरकार क्या कर रही है, हमारा ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि आप कमेटी बिठाइए, आप जांच करवाइए, आप ब्लेम गेम करिए, मगर आप हमें ये बताइए कि आगे टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और ताकि उसको और बेहतर करके। हालांकि मुझे लगता है कि ये इन सवालों के जवाब अवस्थी जी ने पहले ही दिए हैं। उन्होंने सारी बातें कही हैं कि शिक्षा के लिए उनको उनका इलाज हो या और भी जो राहत है वो सारी चीजें उन्होंने पहले कही हैं। जी अवस्थी जी, फिर भी आप कुछ कहना चाह रहे तो संक्षेप में। हाँ, नाजिर साहब ने जो सवाल उठाए हैं अच्छे सवाल हैं, उसका जवाब भी देना जरूरी है। ये बात सही है कि जो दुर्घटना में जो काल कबलित हो गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके परिजनों को मुआवजा दे सकते हैं। तो 2 लाख रुपया राज्य सरकार ने, 2 लाख रुपया केंद्र सरकार ने उनको देने की बात कही है, घायलों को भी पैसे देने की बात कही है। सबसे बड़ी बात है जो पीछे रह जाते हैं बच्चे, जिनकी शिक्षा में दिक्कत होती है,
किसी के पास घर नहीं है, आपने इसकी जानकारी दी है, ये कुछ महत्वपूर्ण कदम है और मैंने दी है जानकारी आलोक जी पूरी, जो भी मदद की जा रही है सरकार की तरफ से उसको विस्तार से तमाम बुलेटिन्स में, तमाम खबरों में हम रख रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा, चलते चलते वो लोग भी जो आपको बड़ा मानते हैं, आपको भी सुनते हैं, क्योंकि आप भी ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की बातें ही होती होंगी ऐसे मंचों पर, ऐसा माना जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन क्या फर्क देखते हैं आप, ये जो गुरु बाबा और इसका एक अपना मार्केट शब्द पता नहीं कितना सही होगा गलत होगा, वो आप करेक्ट करिएगा, लेकिन ये भी अब एक बहुत विस्तारित क्षेत्र है जहां पर हम बहुत सारे चेहरों को उगते हुए देखते हैं, आते हुए देखते हैं और लोगों को उनके पीछे भागते हुए देखते हैं। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, अंतिम सवाल भी मैं आपसे यही रख रहा हूं। देखिए, हम तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं और हम तो सिर्फ इतना जानते हैं सत्संग हो और लोगों को आत्मबल, आत्मविश्वास देके ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाए, बस यही हमारा कार्य होता है। स्वामी चक्रपाणी जी भी यही कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो भीड़ इतने बड़े स्तर पर बढ़ाई जाए कि उसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व होना पड़ जाए उसको, तो ये तो बिना मार्केटिंग के नहीं होगा। और जहां मार्केटिंग होती है वहां पर ईश्वरीय परिणाम नहीं आते, या जहां चमत्कार की बातें होंगी तो वहां फिर वो ईश्वर अनुपस्थित हो जाते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आपका रिएक्शन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बिना मार्केटिंग के इस तरह की चीजें नहीं होती। इस तरह की मार्केटिंग जिसको अध्यात्म से, आस्था से जोड़ा जा रहा है, इस पर तो आपको कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, लेकिन अब इन ऐसे जगहों पे निश्चित रूप से शासक, संत और समाज तीनों की दायित्व बन जाता है कि शासक को भी ये जरूरी है कि हम कोई भी अगर परमिशन देते हैं तो किस प्रकार से उसको दे। समाज की भी जिम्मेदारी है कि आंखें खोल करके हम जहाँ भी जा रहे हैं खोल करके जाएं, और संत की भी, यानी जो भी प्रवचन करता है या जो उसके हैं जो मुख्य है उनके, तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि हम कोई भी ऐसे कृत्य ना करें हमारे द्वारा जाने अनजाने में न हो, जिसका देखिए इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। सैद्धांतिक रूप से कुछ बातें कही जा सकती हैं, लेकिन बड़ी सुंदर चर्चा रही, काफी कुछ जानने समझने को मिला। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार चर्चा में बने रहे।